हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। और जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, आज हम लोग का 10वां लेक्चर है, राइट। 9 लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है और हम लोग मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको याद हो मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर के बारे में, तो मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर आगे की कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ याद है आप लोगों को क्या पढ़ा था? अच्छा, मैं बार बार हर वीडियो की शुरुआत में कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि यदि आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो टेबल चेयर पे बैठिए, अपनी नोट्स, अपनी मॉड्यूल सब साथ में लेकर के बैठिए, तभी आप इस लेक्चर का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बताया था, याद आ रहा होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में। और मैग्नेटिक डाइपोल में मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल एग्जैक्ट बताए थे, जैसे बार मैग्नेट बताया था और आपको क्या बताया था, बार मैग्नेट के साथ साथ मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और करंट कैरिंग कॉइल, जो कि मैग्नेट की तरह होते हैं या मैग्नेटिक डाइपोल की तरह होते हैं। इसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला था, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह होते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने निकाला था बार मैग्नेट का, आपको याद आ रहा होगा, स्मॉल m इंटू में 2l या l जो भी कहिए। और याद होगा आपको जो लेंथ होती है l, वो इनके बीच की मैग्नेटिक लेंथ को हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट लेंथ है बिटवीन द पोल्स, उसी को हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट एक करंट कैरिंग कॉइल का भी हम लोगों ने निकाला था। इसकी वैल्यू याद आ रही है क्या थी? NIA, याद आया। और डायरेक्शन राइट हैंड रूट से निकालते थे आप लोग, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके ऐसे निकालते थे। चलो ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बता दिया था और साथ में बिहेवियर बताया था डाइपोल का। आपको याद होगा उस पर लगने वाला टॉर्क, उस पर अच्छा याद है आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कॉइल हो, दोनों पे एक टॉर्क लगता है ना। बार मैग्नेट का टॉर्क mb sin थीटा और कॉइल का भी टॉर्क mb sin थीटा ही होता है। लेकिन करंट कैरिंग कॉइल के केस में m = NIA भी हो जाता है, तो वहाँ पर NIA भी sin थीटा हो जाता है। याद आ रहा होगा, ये सब चर्चा मैंने कर लिया। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको लास्ट लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बताया था, पोटेंशियल एनर्जी बताया था, सारी कुछ चीज़ें मैंने इसमें बता दी थी आपको, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा मैं बात करता हूँ भाई और बहनों, राइट। कुछ क्वेश्चंस पे मैं आपकी चर्चा करता हूँ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करता हूँ, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसी से हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए, ये है एक्सरसाइज 1, आपके मॉड्यूल में ही है, राइट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ज़्यादा सब तो नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ करा दे रहा हूँ जिससे थोड़ा आइडिया और लगे। जैसे आपके सामने एक IIT का क्वेश्चन है, कहता है लूप कैरिंग, पहला ही क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक क्वेश्चन है, पहला एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। A loop carrying current lies in xy plane as shown in the figure, right? The unit vector k cap is coming out of the plane, यानी k cap यूं है। The magnetic moment of current loop, देखो यहीं पर इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ चाहे तो, ठीक है, या यहाँ सॉल्व करो, चलो बोर्ड पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देख लो ये है क्या चीज़ एक्चुअली, इसमें ये A है, ये A है और इसमें करंट जा रही है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। U बना है, U बना है, U बना हुआ है और U बना हुआ, और ये जो साइड है भाई बहनों, ये A दे रखा है और ये भी A दे रखा है, तो ये भी A ही होगा। और इसमें करंट देखो फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है, आपको दिख रहा करंट फ्लो कर रही है, ये देखो करंट U फ्लो कर रही है, ठीक, ये देखो, राइट, ये करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये करंट फ्लो कर रही है, ठीक। अब एक बात समझिएगा, अगर आप इसको देखें तो ये एक करंट कैरिंग कॉइल है ना। करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जरा बताओ मुझे। करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? NIA, यस और नो।
करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट होता है N, I और A। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से नंबर ऑफ टर्न तो एक ही है, करंट आपके पास में I है, और एरिया कितना है, इसका एरिया हमको चाहिए, एरिया हमारी समस्या है। अब अगर आप इस कॉइल को देखें तो ये रेड वाला ही तो कॉइल है। एरिया में क्या आता है, एरिया में एक ये देखो ये आता है, एक स्क्वायर, और ये 4 आधे सर्किल, 4 आधे सर्किल दिखा आपको। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, टोटल एरिया निकालना, स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर, और 4 आधे सर्किल तो 4 इंटू पाई R स्क्वायर बाई 2। नहीं समझे, अगर सर्कल पूरा होता तो एरिया होता पाई R स्क्वायर, आधा सर्किल क्या होता है पाई R स्क्वायर बाई में 2, और 4 ऐसे हैं। अच्छा, अपने को रेडियस नहीं पता, जरा गौर करिए, किसी भी सर्किल के लिए ये क्या होगा, डायामीटर होगा। भाई डायामीटर A है तो रेडियस कितना हो जाएगा, A बाई 2। चलो 2 दूनी 4, तो एरिया क्या बन गया जरा बताइए फट से, A स्क्वायर प्लस में 2 पाई R स्क्वायर, R का मतलब A बाई 2 का होल स्क्वायर, और फ्रॉम हियर वी गेट A स्क्वायर प्लस में पाई A स्क्वायर बाई में 2। ये 4 आएगा, 2 काट दिया मैंने। चाहो तो इसमें से A स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस पाई बाई 2 आ गया। ठीक, उठा करके यहाँ छाप दो कि एरिया कितना आया बताओ मुझे, A स्क्वायर 1 प्लस पाई बाई 2, और फ्रॉम हियर वी गेट व्हाट, I A स्क्वायर 1 प्लस पाई बाई 2। और डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन के लिए आप अपने राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं, याद करिए, उंगलियों को आपने यूं घुमाया तो अंगूठा बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ आने का मतलब K कैप, तो इसका डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे यहां पर K कैप। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, आई, ठीक है, A स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 1, ये I होगा, ठीक, I होगा, राइट। समझ में आ गया आपके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। आप चाहो तो इसको छाप सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे आप इसको छापोगे पॉज करके छाप लिया करिए, ठीक है, सही रहेगा। एरिया निकालने में ही कमाल था, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बेदम था। आइए और क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन अभी हमें करा रहा, इस तरह का एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया था कल ही, मतलब पिछले टर्न पे। ये क्वेश्चन है, इसे मैं कराता हूँ, देख लो 7वां क्वेश्चन। ये कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक मैग्नेटिज्म वाला है, उसी में 7वां है, ठीक है भाई बहनों। ये देखो 7वां में कहता है कि एक बार मैग्नेट है जिसकी लंबाई L है एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज M, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क एज शोन इन फिगर, द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी। चलो सिंपल है, एक बार मैग्नेट था, ये लो, जिसकी लंबाई L थी और मैग्नेटिक मोमेंट M था, तो M था तो मैग्नेटिक मोमेंट M स्मॉल m इंटू में L हो गया। ठीक, स्मॉल m क्या है, मास है ना नहीं मास नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। ठीक, अब हमने इसको बेंड कर दिया, राइट, और एक आर्क में बेंड कर दिया, ये साउथ है ये नॉर्थ है, इसकी लंबाई L है भी। ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो आप जरा गौर करिए, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री, यही तो है, एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। आपको इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए,
तो नया मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, तो मोड़ने से पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन जो बीच का सेपरेशन है दैट गॉट चेंज। अब ये हो गया बीच का सेपरेशन, इसको मैं एल डैश कर देता हूँ, तो स्मॉल m इंटू में एल डैश। ठीक, अच्छा ये रेडियस है r, अरे भाई ये आर्क है ना, और इस आर्क का ये सेंटर है तो ये रेडियस r हुआ, और ये भी r है, तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इस त्रिभुज को देखिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्योंकि आमने सामने के आर्म्स यानी भुजाएं बराबर है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ तो 60 ये है, टोटल तीनों का 180 होता है, 180 में से 60 गया बचा 120, तो इसका मतलब ये भी 60 और ये भी 60। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है भाइयों बहनों? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब एल डैश और आर बराबर हो जाएगा, एल डैश बराबर आर। तो अब आपके सामने समस्या है कि एल डैश क्या है, आर क्या है, वही एल डैश के बराबर होगा। आपने पढ़ा होगा एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की ये आर्क जो है, ये जो आर्क दिख रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदल दें तो कितना बन जाएगा? π/3। अगर आपने एंगल को रेडियन में बदल दिया है तो आर्क और रेडियस को मीटर में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क कितना है? L बाय में रेडियस R। क्लियर? तो R बराबर कितना हो गया? 3L/π, और जितना R है उतना ही L डैश। तो भाई और बहनों M डैश बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ? नया वाला M इंटू में R, और R कितने के बराबर है? M इंटू में 3L/π। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, 3 बाहर ले लेते हैं, पाई भी बाहर ले लेते हैं, तो बचा ml, और ये कौन है? पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये कितने के बराबर आ गया? 3/π कैपिटल M। ठीक, जो मैंने आपको बार मैग्नेट के लिए पढ़ाया था, ये उसी पढ़ाई से हम लोगों ने किया है। क्लियर? आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, और चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया भाई बहनों, और कोई एक आध क्वेश्चन कोई देख लेते हैं, अगर मिल जाए बढ़िया वाला तो कर लेते हैं। टॉर्क वर्क वाला देखो क्वेश्चन मिलेगा आगे, ये देखो, ये सब भी है ना, तो देख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, चूरन टाइप का क्वेश्चन है। 11 और 12 नंबर देख लेते हैं। आओ 11 और 12 नंबर देखते हैं। ठीक है, 11 पे आओ। कहता है अ 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल हैज लेंथ 2.1 एंड विड्थ 1.25 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट 85 माइक्रो एम्पियर एंड सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.85 टेस्ला, वर्क डन इन रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क। समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेंथ 2.1 है और विड्थ 1.25 है। देखो लेंथ कितना दिया है? 2.1 सेंटीमीटर, और विड्थ दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर। इसमें बहने वाली जो करंट है वो 85 माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर ही है ना, देख लो, 85 माइक्रो एम्पियर। और मैग्नेटिक फील्ड 0.85 टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई बहनों? 0.85 टेस्ला। तो पूछता है वर्क डन बताओ कितना आएगा अगर हम इस कॉइल को 180 डिग्री घुमाना चाहते हैं। याद करिए, वर्क डन इन रिवर्सिंग द डाइपोल, ये बात हम लोग कर रहे थे, है ना। तो वर्क डन इन रिवर्सिंग द डाइपोल क्या फॉर्मूला आया था? सिंपल फॉर्मूला आया था 2mb, याद होगा, मैंने कैलकुलेट करवाया है। और m की जगह क्या हो जाएगा? NIAB। तो भैया n कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, नहीं एक नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा था कुछ, मैं कैसे बोल दिया मैंने। 250 टर्न है, ठीक है। कितना है? 250 टर्न। यहां पर नंबर ऑफ टर्न 250 है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ टर्न देखो, फार्मूला छोड़ के सब दिया है भाइयों बहनों। I कितना है? 85 माइक्रो है, तो करंट कितनी है? करंट सॉरी n भी हो गया, I भी हो गया। एरिया कैसे निकलेगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, 2.1 इंटू 1.25
इंटू 10⁻⁻⁴। क्यों मैंने कर दिया? क्योंकि लंबाई भी सेंटीमीटर में है और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, इसलिए डायरेक्ट मैंने -4 कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी की वैल्यू कितनी है? 0.85। ठीक, अब जो भी है इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसमें कोई खास वाली बात है नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो। ठीक, सीधे आपको ये क्वेश्चन आता है। और एक आध देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देखो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है नीट का कि अ बार मैग्नेट इज हैंग बाय थिन कॉटन थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर कोई इक्विलिब्रियम स्टेट में है कोई मैग्नेट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट बाय 60 डिग्री इज W। कह रहा है कि जो 60 डिग्री घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितना है? W है। तो पूछ रहा है उस अवस्था में न्यू पोजीशन में बने रहने के लिए टॉर्क कितना चाहिए। आप समझिएगा, पहली बात ये करता है कि कहता है कि वो इक्विलिब्रियम में है मैग्नेट। अगर कोई मैग्नेट इक्विलिब्रियम में है, इसका सिंपल मतलब हुआ कि मैग्नेट 0 डिग्री पर रहा होगा। ठीक, और इसको घुमा करके एक नई अवस्था में पहुंचा दिया गया जो कि 60 डिग्री की अवस्था, 60 डिग्री। ठीक, तो वहां पर घुमाने में जो एनर्जी लगी वो W के बराबर आई। तो वर्क डन बराबर होगा क्या? mb cos θ1 और cos θ2। कोई दिक्कत की बात नहीं। 0 डिग्री से 60 डिग्री जब आप लेकर के गए तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड था दैट वाज cos 0 माइनस cos 60। देख लीजिए, यही तो कह रहा है वो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाई 60 डिग्री। बाई 60 डिग्री मतलब 0 से 60 डिग्री घुमाने में। तो कह रहा अब इसी अवस्था में बने रहने में कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वैल्यू 60 डिग्री पर कितनी आ जाएगी बताओ मुझे? mb sin थीटा। आपको mb नहीं पता, अगर mb पता हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चलो आओ, यहां बताओ mb अपनी जगह रहेगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। यह है W। अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो mb बराबर में 2W आएगा। कैसे देखो, ये हाफ आएगा कि नहीं आएगा? ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हाफ आएगा, इसका 2 यहां जाएगा। तो mb की जगह क्या कर दो? 2W कर दो, और sin 60 की जगह कितना कर दो? √3/2। तो 2 कैंसिल हो गया, √3W आ गया। समझ में आ गया? √3W आ गया। तो 12 का ये ऑप्शन आपके सामने आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं। तो टॉर्क मैंने कैलकुलेट कर लिया, आपको वर्क डन दिया था। ऐसे बहुत से हैं। अभी मैंने आपको कहा कि कुछ कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूं जिससे सिर्फ आपको ये बात पता चल जाए कि भैया अगर जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक, तो ये सब हमने पढ़ा था फॉर्मूला, मैंने उसके बारे में बता दिया। यहाँ एक और नई चीज़ आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। एक डिवाइस है, जिस डिवाइस का नाम है मूविंग कॉइल गैलवान। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो भी करा दे रहा हूँ, वो दिमाग में आ गया मेरे। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कराना आपको, क्योंकि उस क्वेश्चन से कुछ पॉइंट जुड़ा हुआ है। कौन सा? एक्सरसाइज 2 आ गया, नहीं एक्सरसाइज 1 में ही है। कहाँ चले गए क्वेश्चन नंबर? ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 20। एक्चुअली यहां पर आपके सामने एक कॉइल बना हुआ है। कहता है अ क्लोज लूप PQRS कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। The magnetic forces on PS, SR and RQ वो F1, F2, F3। ठीक है, in the plane of the force on the segment
QP, इस पे लगने वाला फोर्स बताना है। चलो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये क्लोज लूप है, करंट है इसके पास और यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है। चलिए रखते हैं। अब आपके सामने यहां पर एक लूप बनाता हूं मैं, ठीक, और यहां बनाता हूं मैं एक मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये बनाया नहीं है उसने, लेकिन मैंने बना दिया। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, ठीक है। इसमें करंट जा रही है, ठीक है। क्या जा रही है? करंट जा रही है। करंट कैसे जा रही है? मान लो ऐसे जा रही है, थोड़ी देर के लिए। इस पे करंट आ रहा है, देखो लेफ्ट, क्वेश्चन वाले के मुताबिक करंट है F1। इस पे करंट है, देखो इस पे किधर आएगा? नीचे आएगा। करंट आ रही है F2 और इस पे करंट आ रही है F3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला। ये कौन कौन है? ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इन तीनों आर्म्स पे फोर्स दिया हुआ है। इस चौथे आर्म पे आपसे फोर्स पूछ रहा है। वेरी सिंपल, ये करंट कैरिंग कॉइल है कि नहीं है? यानी इट इज जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। इट इज जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो तो, अगर मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पे लगने वाला फोर्स क्या आता है? जीरो, नेट फोर्स जीरो। यानी अगर मैं इस पे लगने वाले फोर्स को F4 बोल दूं तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 0। और मुझे अगर F4 निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। सत्यवचन की घड़ी है कि नहीं है भैया? मैंने एक फैक्ट बताया था कि अगर करंट कैरिंग कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पे लगने वाला टॉर्क 0 हो जाएगा। उसी के तहत मैं ये बात कह रहा हूं, मैं कोई नई नवेली बात आपसे नहीं कर रहा। अगर मुझे F4 की वैल्यू निकालना है, F4 की वैल्यू तो मुझे कुछ नहीं करना, माइनस हटा दीजिए। F1 प्लस F2 प्लस F3 की वैल्यू निकाल लीजिए। यानी इन तीनों फोर्स को वेक्टर विधि से जोड़ दीजिए, और वेक्टर विधि से जोड़ना आता है आपको। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए तीनों फोर्स कैसे लगे हुए हैं? देखो, एक फोर्स यूं लगा है, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। नहीं F3, ये F3 है, आई एम सॉरी, ये F3 है ना, ये F2। चलो अब एक बात समझो, ये तीनों फोर्स को हमें वेक्टर विधि से जोड़ना है। जरा इसको और इसको देखो, 180 डिग्री पे है, और जब दो वेक्टर 180 डिग्री पे होते हैं तो सीधे एक से दूसरे की वैल्यू घट जाती है, बड़े में से छोटा घटाते हैं। अब बड़ा कौन है? F3 बड़ा है कि F1 बड़ा है? भैया लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला याद है आपको? ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। जब दोनों में करंट बराबर है तो लंबाई इसकी ज्यादा है, और जिसकी लंबाई ज्यादा उस पे फोर्स ज्यादा। ठीक? अरे हाँ है ना, पढ़े ही हो भैया। तो लंबाई इसकी ज्यादा है तो F3 ज्यादा, F1 कम है। तो अगर F3 ज्यादा है तो अल्टीमेटली यहां पर क्या बनेगा? इसको इन दोनों का निपटाइए, निपटाओगे तो क्या बन जाएगा? F3 माइनस F1। ठीक है? और इधर कौन है? F2। अब बताओ कितना एंगल है इसमें 90 डिग्री। 90 डिग्री पर रिजल्टेंट क्या आता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक तरफ है F2 और एक तरफ है F3 माइनस F1। तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा जरा बताओ? अंडर रूट F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर और प्लस F2 का होल स्क्वायर। F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर। ये नेट फोर्स बन गया। और ये बात हमको पता कैसे चली? ये पता चला कि भैया ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था, तो यूनिफॉर्म फील्ड में लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। सही जा रहे हैं?
आया ना? ठीक, चलो नोट कर लो इसको आप, नहीं तो पॉज करके नोट कर लेना, समझदार तो आप हैं ही, 21st सेंचुरी वाले लोग हैं। तो इसमें कौन सा आंसर बैठा? यही आएगा, चौथा वाला, f3 - f1 का होल स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। ठीक, तो यही एक बात बतानी थी, इसलिए मैंने आपको इसमें क्वेश्चन में मैं वापस लेकर के आया, वरना क्वेश्चन में लाने कोई खास तुक नहीं था। ठीक है, आइए अब देखिए, हमको एक बात पता है कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, करंट कैरिंग कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0, लेकिन टॉर्क लगता है कि नहीं लगता है? टॉर्क लगता है। टॉर्क कितना लगता है ना, ये भी साइन थीटा। और मैक्सिमम टॉर्क कब होता है? जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। चलो, यहां पर एक यंत्र है, जिस यंत्र का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक पढ़ा है गैल्वेनोमीटर, ये वही गैल्वेनोमीटर है। मैंने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी तो मैंने वहां पर गैल्वेनोमीटर को लेकर के खास बात नहीं बताई थी, बस इतना बता दिया था कि वहां पर रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर में, और उसमें एक IG नाम की करंट थी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार थी। और हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर से अमीटर बदला था और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बदला था। आपको याद होगा, जहां तक मुझे यकीन है आप पे, है ना? यकीन तो बहुत है खैर, और मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग सेलेक्ट होंगे, क्योंकि इस वक्त इस समय जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई को अपने रेगुलर बनाए हुए हैं, मतलब आप इनक्रेडिबल हो, आप डेफिनेटली सेलेक्ट होने वाले हैं। चलिए आइए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आज उसको ठीक से समझते हैं वो कैसे काम करता है, क्या है। ये एक यंत्र है जो छोटा करंट नापने का काम करता है, सबसे पहली बात ये है। और ये मैंने आपको बताया ना, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है ये समझो। इसमें 2 मैग्नेट लगाया जाता है, और 2 मैग्नेट ऐसे लगाए जाते हैं, गोला गोला। गोला लगाने से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको थोड़ा सा ठीक से, तो आप ऊपर से अगर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये होगा देखो मैग्नेट, ऐसा करो, बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग, ये होता है। ठीक, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यूं होती है। काटेंगे वटेंगे नहीं, मैं समझना काट वट रही है ना, अब दिख रहा है कि कट रही हैं, लेकिन कटती वटती नहीं, ऐसे ही कुछ, ये कटती हुई दिख रही है पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी होती है। अब इसमें लगा दिया जाता है कॉइल। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाने का क्या फायदा है, उस फायदे को मैं समझाता हूं, देखिए कैसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, बीच में एक कॉइल लगाया जाता है, इस कॉइल के ऊपर कॉपर वाइंड कर दिया जाता है, कॉपर का कॉइल। अब ये कॉइल कैसे भी घूमे, किधर भी घूमेगा, तो एक ना एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको पैरेलल मिलेगी। देखो हमेशा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल होगी, यानी ये किधर भी रहे टॉर्क इसमें मैक्सिमम लगता ही रहे। अगर मैं सीधे सीधा फील्ड यहां लगा देता तो इस पे टॉर्क जब लगता और ये घूम करके 90 डिग्री बनाता तो टॉर्क 0 हो जाता। अब आप कुछ भी कर लो, ये आगे घूमने वाला नहीं था। तो करते क्या है, ध्यान से समझो। इसमें मैंने जैसा कि आपको दिखाया बताया कि ये मैग्नेट है, ये एक कोर होता है, इस कोर के ऊपर ये कोर होता है, कोर के ऊपर ये वाइंडिंग की होती है। ये एक देखिए स्ट्रिप लगा हुआ है फॉस्फर ब्रॉन्ज का, समझिएगा, और यहां पर एक पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर। ठीक, 2 टर्मिनल लगे होते हैं T2 और T1। जिस करंट को नापना होता है उसको इसमें फ्लो करा देते हैं। जैसे फ्लो कराते हैं तो इस कॉइल में करंट फ्लो कर जाएगी, और कॉइल रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, कॉइल घूम जाता है। जैसे ही घूमेगा ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप में ऐंठन पैदा होगी। मैं आपको फिर से समझाता हूं क्या होने वाला है।
देखिए ये है कॉइल, समझ में आ रहा है, ये कॉइल है, और कॉइल के बाद इस कॉइल के ऊपर ऐसे हमने एक फास्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप लगा रखी है, मतलब एक स्ट्रिप है, समझ लो एक एलॉय होता है, एक मिश्र धातु होती है, उसका स्ट्रिप होता है। जैसे ही ये घूमेगा इसमें ऐंठन पैदा होगी और ये घूमने नहीं देगा, है ना, जैसे तो ऐंठने इसको घूमने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप जिस करंट को नापने के लिए, जिस भी करंट को नापना है, जिस करंट को भी मेजर करना है, उसको इस टर्मिनल के बीच में आप लगा देते हो, इस टर्मिनल के बीच में उस करंट को आप अप्लाई कर देते हो। ठीक, आपने जैसे ही करंट को अप्लाई किया भाई और बहनों, जैसे ही करंट को अप्लाई किया, इस कॉइल पे टॉर्क लगाएगा कौन? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहेगा कि घूमो, फास्फोर ब्रॉन्ज कहेगा कहां जा रहे हो, घूमो, कहां जा रहे हो। यानी इस स्ट्रिप के अंदर इसको नहीं घूमने देना चाहेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाना चाहेगा। यानी इस कॉइल के ऊपर अगर देखा जाए तो दो दो टॉर्क लग जाएंगे। एक टॉर्क वो जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है घुमाने के लिए, और एक ये स्ट्रिप, ऐंठन पैदा होगी ना इसमें, सोचो ऐंठेगा ना, घूमने नहीं देगा, ऐंठेगा तो घूमने नहीं देगा। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 11th में, अगर जिंदगी में कभी पढ़ी हो, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है कि दुनिया में अगर किसी चीज का शेप बदलना चाहते हो, साइज बदलना चाहते हो, तो उस बदलाव का विरोध करता है। इसी विरोध करने के गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी की वजह से ये जो कॉइल है, ये जो फास्फोर ब्रॉन्ज है, ये इसको घूमने नहीं देना चाहेगा। लेकिन आप जिस करंट को नापने के लिए लगाए होगे, यानी कॉइल में करंट जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कहेगा घुमाए, मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है घूमो, ये कह रहा ना घूमो, और जब घूमो और ना घूमो बराबर हो जाएगा तो ये पॉइंटर रुक जाएगा और जहां कहीं भी रुकेगा वहीं इसकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक, बात समझ आ रही है? तो देखो होता क्या है, समझिएगा। टॉर्क ऑन गैल्वानोमीटर यहां पर क्या है? टॉर्क ऑन गैल्वानोमीटर बाई मैग्नेटिक फील्ड, चाहो तो आप लिख सकते हो बाई मैग्नेटिक फील्ड कितना है? NIAB sin 90 NIAB के बराबर। और जो रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप पर, यही जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप पे जो टॉर्क लग रहा है वो C थीटा के बराबर। अगर आप पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो जान लो, इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे आप कि ये जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क C थीटा के बराबर होता है, जहां पर C कहते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी। टॉर्जनल रिजिडिटी ये मटेरियल पर निर्भर करता है ये, और थीटा, थीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट है। ट्विस्ट लिखा हुआ है, गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कितना उसमें ऐंठन पैदा हुआ। तो ये टॉर्क किसने लगाया? स्ट्रिप ने। ये टॉर्क किसने लगाया? मैग्नेटिक फील्ड ने। जब ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर हो जाएंगे, घूमना बंद, तो व्हेन गैल्वानोमीटर गिव्स रीडिंग NIAB किसके बराबर होता है? C थीटा के। I बराबर C थीटा बाई NAB, C कांस्टेंट, NAB कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट होता है, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा या थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहने का मतलब जितनी करंट भेजोगे उतना ट्विस्टिंग हो जाएगी और पॉइंटर उतना ही रीडिंग दे देगा। थीटा किसके हिसाब से चलेगा? जो लगाई गई करंट है उसके हिसाब से चलेगा। तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और I बराबर C थीटा बाई NAB। आप देखो C कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स इसका कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है कॉइल का, B कांस्टेंट है। ठीक, समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर समझ में आया होगा। गैल्वानोमीटर के कॉइल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है ताकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहें और मैक्सिमम टॉर्क उस पर लगे। जिस करंट को मेजर करना हो उसे टर्मिनल्स T1 T2 के बीच में लगाते हैं। जब कॉइल पे लगने वाला टॉर्क फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में प्रोड्यूस होने वाले रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है तो गैल्वानोमीटर रीडिंग देता है। ठीक है, और वो रीडिंग NIAB C थीटा बाई NIB होता है। इस गैल्वानोमीटर के लिए दो टर्म का इस्तेमाल होता है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब ये क्या होती है? पहले तो ये समझो कि सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी क्या मतलब होता है? जैसे कोई आदमी, उसको थोड़ा सा छुइए वो हिला, और एक आदमी, तो कौन ज्यादा सेंसिटिव है? जिसने ज्यादा रिस्पॉन्स दिया। ठीक, रिस्पॉन्स
विद रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस। समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है भाइयों और बहनों कि यहां पर बात क्या हो रही है, यहां पर बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि आप जब यहां पर करंट दे रहे हो तो डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करंट दे रहे हो तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। जो डिफ्लेक्शन आता है, ध्यान से समझो, जो डिफ्लेक्शन आता है विद रिस्पेक्ट टू करंट, उसी को हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी इज नथिंग बट द डिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू करंट। थीटा और आई के रेशियो को ही करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। इसके ऊपर आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप थीटा बाई आई निकालोगे तो एन ए बी ऊपर और सी नीचे चला जाएगा, तो ये बराबर आ जाता है एन ए बी बाई में सी। देखो, वो गैल्वानोमीटर ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ज्यादा बेहतरीन माना जाएगा जिसकी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन अगर दिया, थोड़ा करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन दिया, तो हमारी पढ़ाई करना, उस गैल्वानोमीटर से रीडिंग लेना दोनों आसान हो जाएगा। ठीक बात है? तो हमको ऐसा गैल्वानोमीटर लेना है भाइयों और बहनों जिसका करंट सेंसिटिविटी ज्यादा। करंट सेंसिटिविटी कैसे ज्यादा करोगे? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। अरे भैया, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ा दो। एरिया क्या इतना बड़ा कॉइल थोड़ी बना देंगे, मान लो इतना बड़ा बनाने लिए कैसे जाएंगे? पॉसिबल नहीं एरिया बढ़ाकर। बी बहुत ज्यादा कर नहीं सकते। हाँ, सी को कम से कम करो। सी जितना कम होगा करंट सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। हम फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके लिए सी की वैल्यू काफी कम होती है, करंट सेंसिटिविटी ज्यादा आती है। ठीक, तो करंट सेंसिटिविटी क्लियर हो गई सबको, थीटा बाई आई। ठीक उसी प्रकार से जब यहां करंट फ्लो करा रहे हो टर्मिनल्स के बीच में, भैया टर्मिनल्स के बीच में करंट फ्लो करा रहे हो, तो इसका मतलब यहां टर्मिनल्स के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो लगा होगा ना, तभी तो करंट। अरे भैया, अपने आप थोड़ी करंट आती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा तभी तो करंट आ रही होगी, हाँ कि ना? तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि करंट आ रही है। तो जो डिफ्लेक्शन आता है भाई और बहनों विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक, अब एक बात बताऊं, आपने पढ़ा है भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर आ गई? अच्छा, करंट बह रही है मान लो आई, और जो गैल्वानोमीटर का कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है जी, तो V बराबर में आई आर होता है, तो I इंटू में G हो गया। अरे भैया, V बराबर आई आर ओम्स लॉ, करंट I बह गई और रेजिस्टेंस G है, तो V बराबर I इंटू जी। और थीटा बाई आई क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बाई में G। समझ में आ गया? बाई में G, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ठीक, सीधे इस पे सवाल आया है, सीधे इसी फॉर्मूले पे आपको CS दे दिया, G पूछ दिया, VS दे, ऐसे ही सिंपल बंडल क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं। ठीक, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और गैल्वानोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, मैंने इसका आपको जिक्र कर दिया। आई होप आप लोग मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को बहुत बढ़िया से आप समझ गए होंगे, किस तरीके से काम करता है, क्या है क्या नहीं है, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। राइट, ऑल राइट। ठीक है, थोड़ा एक इस साल का एक क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूं कि वो क्वेश्चन आपको दिखा दूं, करा दूं काफी पहले। अभी आ जाने दीजिए, अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है। हाँ, ये आ तो गया। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का टॉपिक है, ये 33 ईयर है ना? ये देखो, ये क्वेश्चन ये सभी मैंने कराया आपको, है कि नहीं? ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, फॉर्मूला अगर आपको याद है भाई और बहनों, अगर फॉर्मूला याद है
तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे। मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब फ्री फंड के क्वेश्चन है, समझ लो, फ्री के नंबर हैं आपके, बट रहा है नंबर। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसके बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है ना। ये रहा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन उठा कर देखो, वो क्वेश्चन जो गैल्वानोमीटर से अमीटर में बदलना है, गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर बदलना है, वो मैं करा चुका हूँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ, तो मैं उसका जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। जैसे आपको यहीं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कहता है, एक क्वेश्चन देख लो, नीट 2018 में है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, ठीक, एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट इज 20 डिवीजन पर वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। भाई एक बात बताइए, आपको करंट सेंसिटिविटी 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, याद रखना। करंट सेंसिटिविटी क्या है, व्हाट इज CS, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, 20 वो डिवीजन पर वोल्ट है, मैं ये दिखाने के लिए आया, 20 डिवीजन पर वोल्ट है, ठीक है। और पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर क्या होगा, जी बताओ। तो क्या नहीं दिया है, फॉर्मूला नहीं दिया है ना। आप ध्यान से समझो, वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर में क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी बाई में वोल्टेज सेंसिटिविटी बाई में G। अभी आपने इसको लिखा है ना, याद होगा। तो अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए आपको तो क्या चाहिए बताओ, CS बाई में IVS। एक बात समझो, यहां पर इसने 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर दिया है, अगर मैं चाहूं तो 5 गुणे 10 की घात 3 डिवीजन पर एम्पियर ना कर दूं इसे। कुछ लोग को लग रहा होगा ये 10 की पावर, अरे भैया पर मिली एम्पियर है, जब इसको एम्पियर में बदलोगे तो 10 की पावर -3 होगी, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। चलो जी, CS कितना है, 5 × 10 की पावर 3, और VS कितना है, 20 है। तो एक 0 से 0 चला गया, ये 250 आएगा। आप घर पे करना, अकेले में सन्नाटे में यही है, 250 ओम आएगा। बहुत चूरन सवाल आता, बहुत ही चूरन। अब इसमें क्या था, कुछ क्वेश्चन में दम थोड़ी था, ठीक। चलो जी, तो हम लोगों ने यहां पर भाई और बहनों, ठीक है, हमने करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इन सभी का जिक्र पढ़ लिया, इनके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पूरी चर्चा कर ली हम लोगों ने, ठीक है। चलो अब हम लोग एक्चुअल बात पे चलते हैं, और फिर मैं वहां से आपको आगे बढ़ाता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो मैंने ये शुरुआत करा था आपसे मैग्नेटिज्म की, बातचीत हो रही थी आपसे कि भाई इस दुनिया के अंदर जो मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, अलग अलग जो मैटर हैं वो अलग अलग तरह से मैग्नेटिक फील्ड में बर्ताव करते हैं। जैसे मैं आपसे ये कह रहा था कि आप सोचिए कि लोहा भी सॉलिड है, लकड़ी भी सॉलिड है, लेकिन लोहा मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है पर लकड़ी नहीं। ऐसा क्या बात है, लोहे में ऐसा क्या है कि वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, यानी वो मैग्नेटिज्म शो करने लगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रभावित होने लगा। ऐसी क्या बात है, क्या चीज है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से कोई भी मैटर मैग्नेटिज्म शो करता है? समझिएगा, मैटर का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। Why the matter shows the magnetism?
रीजन भाई, कोई सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग तरह का प्रभाव दिखाता है, अलग अलग तरह का प्रभाव दिखाता है। समझ में आ रहा है? अगर आप कोई भी सॉलिड ले ले, लिक्विड ले ले, गैस ले ले, वो हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगे और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रभावित भी होने लगे, और मैग्नेटिक फील्ड में जाकर ये अलग अलग बर्ताव भी शो करते हैं। चलो, बर्ताव शो करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सवाल है कि मैग्नेटिज्म आखिर पाया ही क्यों जाता है मैटर में? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यस, हमें उसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि इस दुनिया के अंदर हर मैटर मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बना है। आप जानते हैं बना है कि नहीं बना है? हर मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक, तो वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो मैटर से, एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अब अगर एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है भाई और बहनों, तो हर एटम एक मैग्नेट होता है, एक एटॉमिक, एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। Each and every atom behaves like a magnetic dipole, behaves like a magnet. आप में से कई लोग सोचेंगे कि भाई हर एटम मैग्नेट की तरह होता है, ऐसा कैसे हो गया? एटम मैग्नेट की तरह कैसे हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल कैसे हो गया? तो आइए मैं हर एटम के बारे में बात करूंगा। एटम को एटम ना कह के हम उसे एक टर्म दे रहे हैं, एटॉमिक मैग्नेट। क्या नाम दे रहे हैं? एटॉमिक मैग्नेट, ठीक, राइट, एटॉमिक मैग्नेट। आओ जी, एटॉमिक मैग्नेट क्या चीज है? एटम मैग्नेट की तरह क्यों है, समझिए। अगर आप किसी मैग्नेट एटम को देखते हो तो एटम में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई और बहनों, ये निगेटिव होता है, ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है। इस इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह का मोशन होता है, एक तो ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, साथ ही साथ ये अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है। ये लो, ये अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व, स्पिनिंग करता है, ठीक। तो ये जो एटम होता है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होता है वो ऑर्बिटल में भी घूम रहा है और अपनी जगह पे भी घूम रहा है। अब इस ऑर्बिटल में घूमने की वजह से और अपनी जगह पे घूमने की वजह से इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्लियर है? कैसा बिहेव करता है ये? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है भाइयों बहनों। अब सवाल पैदा होता है कि मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, तो इस बात को यहीं पर मैं विराम देता हूं, क्योंकि लेक्चर आपका 40-50 मिनट के आसपास का हो गया होगा, ठीक है। और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर, अभी मैं लेक्चर थोड़े छोटे छोटे डाल रहा हूं, उसके पीछे रीज़न आप समझ रहे होंगे, तो एफिकेसी है उसके पीछे रीज़न। बहुत जल्दी 2 घंटे की वीडियो पढ़ने लगेगी, ठीक है। तो आप जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं यहीं से इसे कंटिन्यू करूंगा, और कल वाला लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।